आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स एंड लॉ क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत सैलरी हेड। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत सैलरी के 5 हेड की बात की गई है। कितने हेड की? 5 हेड की। फर्स्ट है सैलरी हेड, सेकंड है हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड है बिजनेस एंड प्रोफेशंस, फोर्थ कैपिटल गेन एंड फिफ्थ IUS। सभी विद्यार्थियों को सैलरी हेड से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम सबसे पहले सैलरी हेड के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि मैं एक बात कहूँ कि कौन सी इनकम सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी और कौन सी नहीं, तो इसके बारे में हमें ये जानना है कि क्या जिस भी सोर्सेज से हमारे लिए अर्निंग हो रही है, क्या वो अर्निंग एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के रिलेशनशिप से अर्न हो रही है। यदि आप में नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध पाया जाए तो ऐसी दशा में होने वाली इनकम सैलरी हेड के अंतर्गत टैक्सेबल होगी। तो सबसे पहले आप क्लियरिफिकेशन दिमाग में रखें, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप है और उनसे कोई अर्निंग होती है तो हम उसे सैलरी हेड में टैक्सेबल करेंगे। नेक्स्ट, यदि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए और सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जो हमारे लिए फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा वो होगा 1 मार्च टू 28/29 फरवरी। नेक्स्ट, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जो हमारे लिए फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा वो होगा 1 अप्रैल टू 31 मार्च। सर ऐसा क्यों हुआ कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फाइनेंशियल ईयर अलग अलग होता है? क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख को अर्न होती है, जबकि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी करंट ईयर की एंडिंग डे ऑफ मंथ के दिन ही अर्न हो जाती है। इसलिए ऐसी दशा में जब भी आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी को टैक्सेबल या कैलकुलेट करेंगे तो ऐसी दशा में मार्च से फरवरी लेना होगा और नॉन गवर्नमेंट की कंडीशन में अप्रैल से मार्च लेना होगा। इस चीज़ को आप जरूर याद रखें, क्योंकि जब हम आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो हम इस बात को बार बार रिमाइंड कराएंगे। नेक्स्ट, इसी के साथ आगे चलते हैं। अब बात आती है कि सर सैलरी हेड के अंदर सैलरी में किस किस को शामिल किया गया है। तो हम बात करेंगे सैलरी के अंदर, सैलरी में वेजेस, एन्युटी, ग्रेजुएटी, पेंशन्स, फीस, कमीशन, परक्यूसाइड्स और लीव ऑफ सैलरी या एडिशनल प्रॉफिट ऑफ ए सैलरी, एडवांस पेमेंट, लीव्ड सैलरी, रजिस्टर्ड प्रोविडेंट फंड, ट्रांसफर बैलेंस या कर योग्य भाग या पेंशन योजना में केंद्रीय सरकार या अन्य नियोक्ता का अंशदान शामिल होता है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि सैलरी कर्मचारियों को किसी भी तरीके से यदि नियोक्ता से प्राप्त होती है तो ऐसी दशा में वो उसके सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल होगी। नेक्स्ट, अब बात आती है कि सर वो सैलरी जो है वो किस ईयर से रिलेटेड हम टैक्सेबल करेंगे। तो हम बात कहेंगे कि यदि आपकी सैलरी करंट ईयर से रिलेटेड है, इट मीन्स द फाइनेंशियल ईयर्स 1920। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट ईयर 2021 की। यदि 2021 की सैलरी 1920 के अंदर हम हमारे एम्प्लॉयर से रिसीव कर लेते हैं तो ऐसी दशा में टैक्स भी 1920 में देना होगा। और यदि हमने प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर 18-19 की सैलरी यदि 1920 में रिसीव करी और यदि उस सैलरी पे पूर्व में कोई टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ है तो हम उसे करंट ईयर की इनकम के अंतर्गत टैक्सेबल करेंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इस बात के लिए, किस बात के लिए, वेतन की आय प्राप्य होने या प्राप्य होने में से जो भी घटना पहले घटित हो जाए उसी गत वर्ष में कर योग्य हो जाती हैं। नए सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारी पर मार्च से फरवरी तक वेतन कर लगता है, जबकि गैर सरकारी कर्मचारी पर अप्रैल से मार्च तक। जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि हमें जो
सैलरी पे टैक्स देना है वो किस पर देना है, तो जो गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट है उनको तो देना है मार्च से फरवरी, और नॉन गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय हैं उन्हें देना है अप्रैल से मार्च तक में। नेक्स्ट, लोकसभा विधानसभा के जो सदस्यों के वेतन, क्या बोला मैंने, लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों के वेतन पर इस शीर्षक में कर नहीं लगता है। क्यों सर, ये कहाँ लगता है? तो पहली बात, क्या लोकसभा और विधानसभा के जो सदस्य एमपी और एमएलए हैं, क्या वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर है? नहीं है। जब कहीं पे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप ही नहीं है और उनसे होने वाली इनकम हमारे लिए टैक्सेबल होगी ही नहीं। इससे हम किस हेड में टैक्सेबल करेंगे? आईयूएस के अंदर। संचालक एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट यदि कर्मचारी नहीं है तो उनके पारिश्रमिक पर इस शीर्षक में कर नहीं लगेगा। इट मीन्स डायरेक्टर्स एंड द चार्टर्ड अकाउंटेंट यदि कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो देन उसको जो रिम्यूनरेशन रिसीव होगा वो उनके लिए सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। बट यदि इन्हें ये रिम्यूनरेशन एम्प्लॉय नहीं है तो उनसे होने वाली इनकम किस हेड में जाएगी? IOS। इट मीन्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सैलरी हेड के अंतर्गत कुछ बातें बताई गई हैं जो हमारे लिए टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल को इंडिकेट करती हैं। भत्ते, इट मीन्स अलाउंसेंस। किसकी बात करने वाले हम? अलाउंसेंस की बात करने वाले हैं। अलाउंसेंस क्या होते हैं? यदि किसी एम्प्लॉय को सैलरी के एडिशंस या एडिशनल रूप से केस के थ्रू मिलती है, इट मीन्स केस में मिलेगी, उसे हम क्या कहेंगे? भत्ते कहेंगे। इट मीन्स अलाउंसेंस कहेंगे। तो आयकर लगाने के उद्देश्य से भत्ते निम्न प्रकार के होते हैं। पहले टैक्सेबल अलाउंसेंस, महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, नगर क्षतिपूर्ति भत्ता, वार्डन भत्ता, डेप्यूटेशंस भत्ता, प्रॉक्टर भत्ता, प्रोजेक्ट भत्ता, जलपान भत्ता, नौकर रखने के भत्ते, ये सारे के सारे टैक्सेबल अलाउंसेंस है। इस पर किसी प्रकार की कोई डिडक्शंस नहीं है। नेक्स्ट, खर्च की गई सीमा तक कर मुक्त भुगते। इनमें ऐसी लिमिटेशंस लगा दी जाती है कि यदि आपने इस खर्चों में से कुछ खर्चों को, जैसे सपोज करें आपको कंपनी की तरफ से ट्रैवलिंग अलाउंसेंस के रूप में 10,000 रुपये देता है और जबकि आपने 8,000 रुपये ही एक्सपेंसेस के रूप में किए, तो ये 8,000 रुपये की ही आपको क्या मिलेगी? छूट मिलेगी। इनमें डिडक्शंस होगा, 2,000 रुपये नॉन टैक्सेबल होंगे। यदि सर हमने 10,000 से ज़्यादा मैक्सिमाइज 15,000 एक्सपेंसेस कर दिए तो क्या हमें 15,000 की छूट? नहीं। यदि कंपनी ने आपको अलाउड ही 10,000 रुपये करके आप 15,000 कर देते तब भी आपको छूट, डिडक्शन जो है वो कितने की मिलेगी? 10,000 रुपये की मिलेगी। सवारी भत्ता, कौन सा भत्ता? सवारी भत्ता, यात्रा भत्ता, सहायक रखने का भत्ता, वर्दी भत्ता, शैक्षणिक अनुसंधान संबंधी भत्ते आदि भत्ते, ये एक लिमिटेशन तक ही डायरेक्ट होते हैं, बाकी नहीं होते हैं। नेक्स्ट, निश्चित सीमा तक कर मुक्त भत्ते। तो आपको ये ध्यान रखना, हमने अभी जो अलाउंसेंस पढ़े, एक तो पूरे फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेंस, नॉन पार्टली टैक्सेबल कह सकते हैं या पार्शली टैक्सेबल कह सकते हैं हम उसे। नेक्स्ट, टैक्स फ्री अलाउंसेंस एज ए लिमिटेड अमाउंट। निश्चित सीमा तक कर मुक्त भत्ते हैं। यदि आपके बच्चे एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं तो 100 रुपये प्रति माह प्रति बच्चे की दर से दो बच्चे के लिए ही कर मुक्त होगी, शेष बच्चे क्या होंगे? कर योग्य होंगे। तो सर हमें मैक्सिमम डिडक्शंस कितनी मिल सकती है? तो 2 बच्चे हैं, 100 रुपये पर मंथ मिलेगी और 12 मंथ के लिए मिलेगी, तो टोटल अलाउड जो डिडक्शंस होगा वो 2400 रुपीज़ होगा। आप इस चीज़ को ध्यान रखें। एजुकेशंस, चिल्ड्रन एजुकेशंस अलाउंसेंस के संबंध में 100 रुपीज़ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड तक की ये लिमिटेशन तक हमारे को क्या मिलेगी? डिडक्शंस मिल जाएगी। नेक्स्ट, यदि हमने बच्चे को छात्रावास में हॉस्टल की सुविधा प्रदान करके, हॉस्टल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा की, तो 300 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड तक ही हमें इसे क्या करना है? टैक्स फ्री करना है, बाकी को टैक्सेबल करना है। इट मीन्स यदि हम कहें तो 300 कितने? 300 मैक्सिमम 2 चाइल्ड 12 मंथ, तो हम इसे मैक्सिमम डिडक्शन के रूप में कहें तो हमें मैक्सिमम अमाउंट कितनी होगी? 7,200 रुपीज़ हमारे को अलाउड हो जाएगा। तो आप ये ध्यान रखें, चिल्ड्रन एजुकेशंस 2400, चिल्ड्रन हॉस्टल एजुकेशन अलाउंसेंस 7,200 रुपये तक क्या होगा? टैक्स फ्री होगा। नेक्स्ट, जनजाति क्षेत्र भत्ता, अनुसूचित क्षेत्र भत्ता। इट मीन्स आपने देखा होगा जनजाति
शेड्यूल एरिया। तो यदि इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत जो शेड्यूल एरिया घोषित किए हैं, डिक्लेयर किए गए हों एमपी, यूपी, तो यहाँ पे 200 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त है और शेष कर योग्य। इट मीन्स 200 रुपये तो आपको टैक्स फ्री है और मैक्सिमम यदि अलाउंसेस इश्यू होता है तो वो टैक्सेबल होगा। राजस्थान में कर मुक्त नहीं है, इस चीज़ को आप दिमाग में रखें। और हम एग्ज़ाम दे रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी जो एमडीएस यूनिवर्सिटी के छात्र हैं उनके लिए इस चीज़ को ध्यान रखना है कि SC ST जो अलाउंसेस मिल रहे हैं यहाँ पर, ये एरिया है SC ST का, उससे रिलेटेड जो यहाँ पर डिडक्शंस है वो क्या है 200 रुपये तक है मैक्सिमम, और राजस्थान के अंदर ये टैक्स फ्री नहीं है। विशेष क्षतिपूरक पहाड़ी क्षेत्र भत्ता, समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई अधिक ऊंचाई पर वाले स्थानों पर 300 रुपये से 7000 रुपये तक ये क्या होते हैं, टैक्स फ्री होते हैं। नेक्स्ट, सीमा क्षेत्र भत्ता, दुर्गम क्षेत्र भत्ता, तनाव क्षेत्र भत्ता, ये 200 रुपये में से 200 रुपये से 1300 रुपये प्रति माह तक क्या होते हैं, कर मुक्त होते हैं। तो ये ध्यान रखें, यदि आप जनजाति क्षेत्र भत्ते के अंदर आ रहे हैं तब तो आपको 200 रुपये है, विशेष पहाड़ी क्षेत्र के अंदर आए तो 300 से 700 है, सीमा क्षेत्र भत्ता, दुर्गम क्षेत्र भत्ता तो 200 से 1300 प्रति माह तक है। और यदि आप राजस्थान रोडवेज की बात करें और ऐसी सर्विसेज में लगे तो यातायात संचालन में लगे कर्मचारियों को जो अलाउंसेस मिलते हैं भत्ते की राशि का 70% या 10,000 प्रति माह, दोनों में से विच वेयर इज लेस क्या हो जाएगा, नॉन टैक्सेबल रहेगा, इनमें टैक्स फ्री हो जाएगा। तो ये ध्यान रखें, यदि कोई एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में लगा हुआ है, यातायात संचालन में लगा हुआ है, तो ऐसी दशा में उसे उस प्राप्त भत्ते का 70% या 10,000 रुपये जो भी दोनों में से कम हो वो टैक्स फ्री हो जाएगा। नेक्स्ट, क्षतिपूरक कार्यक्षेत्र भत्ता 2600 रुपये प्रति माह, क्षतिपूरक संशोधित कार्यक्षेत्र 1000 रुपये, उपद्रव नियंत्रण जहाँ पे दंगे हो सकते हैं जैसा आपको पता होगा जम्मू कश्मीर के एरिया, तो 3900 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त है। अंधे, गूंगे, बहरे या विकलांग, अंधे, गूंगे, बहरे या विकलांग व्यक्तियों को कार्यालय आने जाने के लिए इट मीन जो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेंस है वो कितना टैक्स फ्री है, 3200 रुपये पर मंथ। इस चीज़ को ध्यान रखना आप, 3200 रुपये पर मंथ है, 3200 रुपीज़। भूमि के नीचे अप्राकृतिक जलवायु खानों में कार्य करने वालों के लिए 800 रुपये। सैन्य बलों के सदस्यों अति ऊंचाई क्षेत्रों में कार्य करने के लिए 9000 से 15000 फीट ऊंचाई पर 1060 रुपये प्रति माह, और 15000 फीट से अधिक ऊंचाई पर 1600 रुपये प्रति माह अलाउंसेंस दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा, 1600 प्रति माह। नेक्स्ट, सैन्य बलों के सदस्यों को विशेष क्षतिपूरक अत्यधिक सक्रिय फील्ड एरिया में भत्ता संपूर्ण भारत में 4200 रुपये प्रति माह तक अलाउ फ्री है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह में द्वीप ड्यूटी करने पर 3250 रुपये प्रति माह तक कर टैक्स फ्री है। नेक्स्ट, द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अलाउंसेंस है ये हमारे लिए, इसके बिना तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं इसके, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। फर्स्ट अलाउंसेंस है HRA, जिसे कहते हैं हाउस रेंट अलाउंसेंस। सबसे पॉइंट नंबर 3, जब भी आप HRA की कैलकुलेशन करें तो उस चीज़ को दिमाग में रखें, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एज अलाउंसेंस, जो अमाउंट आपको HRA के रूप में रिसीव हो चुकी है पहले उसे लिखें। सेकंड नंबर पे, यदि कोलकाता, बम्बई, मद्रास, दिल्ली में यदि आप रह रहे हैं तो ऐसी दशा में वेतन का 50% और अन्य स्थानों की दशा में 40%। वेतन के 10% से अधिक चुकाया गया किराया, इट मीन्स पहले तो आप क्या करेंगे, 10% ऑफ सैलरी माइनस एक्चुअल रेंट पेड, 10% ऑफ सैलरी को से एक्चुअल रेंट पेड लेस करने के बाद तीनों को कंपैरिजन करेंगे और तीनों में से जो भी कम होगा वो हमारे लिए टैक्स फ्री HRA कहलाएगा। क्या कहलाएगा, टैक्स फ्री HRA कहलाएगा। नेक्स्ट, एंटरटेनमेंट अलाउंसेंस। ये एंटरटेनमेंट जो अलाउंसेंस है ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए टैक्स फ्री होगा, बट इसमें भी लिमिटेशंस है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ये छूट बंद कर दी गई है, इसकी कोई डिडक्शन नहीं दी जाएगी असेसमेंट ईयर 2002 और 3 से। तो हम बात करते हैं यदि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ऐसी दशा में जो एंटरटेनमेंट अलाउंसेंस है एक्चुअल रिसीव
एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। सेकंड, बेसिक सैलरी 20% ऑफ बेसिक सैलरी। नेक्स्ट 5000। इन तीनों में से जो भी कम होगा, अमाउंट ऑफ रिसीव अलाउंसेंस 20% ऑफ बेसिक सैलरी या 5000 रुपीज विच यूर इज लोअर देन टैक्स फ्री या नॉन टैक्सेबल अमाउंट अंडर द एंटरटेनमेंट अलाउंसेंस। मकान किराए भत्ते की कर मुक्त राशि को घटाकर शेष राशि को कर योग्य बनाया जाता है, जबकि मनोरंजन भत्ते की संपूर्ण राशि को पहले तो वेतन की सकल आय में जोड़ा जाता है और बाद में वेतन की सकल आय में से क्या कर दी जाती है, कटौती कर दी जाती है। समझ में आ गई होगी बात है। हमें खुद को पता है कि जो भी विच यूर इज लोअर होगा उसे तो हम टैक्स फ्री करेंगे और जो एक्सेस अमाउंट होगी हम उसे क्या कर देंगे, टैक्सेबल कर देंगे। और एंटरटेनमेंट अलाउंसेंस को पहले तो वेतन की जो ग्रॉस सैलरी होगी उसमें हम ऐड करते हैं और बाद में वापस एंटरटेनमेंट अलाउंस को क्या कर देते हैं, सकल आय इट मीन्स ग्रॉस सैलरी से डिडक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट, अब बात आती है परक्यूसाइड्स। आयकर लगाने के उद्देश्य से अनुलाभ निम्न प्रकार के होते हैं। सभी कर्मचारियों के लिए कर मुक्त अनुलाभ इट मीन नॉन टैक्सेबल परक्यूसाइड्स फॉर द ऑल एम्प्लॉयज। अधिनियम, नियम, परिपत्र आदि के आधार पर निम्न दशाओं में रहने के मकान की सुविधाएं। यदि कोई एम्प्लॉय खान, समुद्र तट, तेल खोजने के स्थान, बांध निर्माण स्थल आदि स्थानों पर कार्यरत कर्मचारियों को सुविधा दी जाती है। मकान दूर दराज क्षेत्र में स्थित हो, मकान अस्थायी प्रकृति का हो, 800 वर्ग फुट तक का हो, नगर पालिका की सीमा से 808 किलोमीटर की दूर हो, तो ऐसे कर्मचारी को दी गई मकान की सुविधाएं कर मुक्त होती है। स्थानांतरण में यदि आपका कहीं ट्रांसफर हो जाता है तो ऐसी दशा में 90 दिन की सुविधाएं दी जाएगी। 2 मकान देने पर एक मकान आपका टैक्स फ्री हो जाएगा। 90 दिन तक दोनों मकान आपके लिए टैक्स फ्री रहेंगे। 90 दिन बाद एक मकान को टैक्स फ्री और बाकी दूसरे मकान को टैक्सेबल कर दिया जाएगा। यदि आप किसी होटल में रहते हैं और स्थानांतरण हो जाता है, आपका कहीं से ट्रांसफर हो जाता है, जैसे भीलवाड़ा से आप चित्तौड़ उदयपुर चले जाते हैं, तो स्थानांतरण होने पर 15 दिन तक किसी होटल की व्यवस्था आपके लिए टैक्स फ्री रहती है। जो जज होते हैं उनको मुफ्त में आवास की सुविधाएं दी जाती है। संसद के अधिकारियों को मुफ्त आवास की सुविधाएं दी जाती है। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यूज में कि किन कर्मचारियों को मुफ्त आवास की सुविधाएं प्रदान की जाती है जो टैक्स फ्री होते हैं। ऐसी जगह काम कर रहे हैं, खान है, समुद्र तट है, तेल खोजने के स्थान है, बांध निर्माण स्थल है आदि स्थानों पर कार्यरत है, तो कर्मचारियों को ये सुविधाएं। यह मकान दूर दराज में है, 800 वर्ग फुट तक का हो या नगर पालिका की 8 किलोमीटर की दूरी पर हो। यदि आपका कहीं ट्रांसफ़र हो जाए तो 90 दिन तक आप मकान को यूज कर सकते हैं और होटल की दशा में 15 दिन तक। यदि आप न्यायाधीश हैं या संसद के सदस्य हैं तो ऐसी दशा मुफ्त आवास की सुविधाएं आपको प्राप्त होगी, जिससे हम कह सकते हैं टैक्स फ्री परक्यूसाइड्स। नेक्स्ट, बिना ब्याज या रियायती दर पर ऋण की सुविधाएं देना। यदि आप एम्प्लॉय हैं और आपको यदि ऋण की राशि 20,000 रुपये से अधिक नहीं हो, 20,000 रुपये तक के यदि आपके एम्प्लॉयर आपको कोई अमाउंट देते हैं, एज ए लोन देते हैं और आपसे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू SBI रेट ये कहती है कि 20,000 रुपये तक का लोन आपके लिए टैक्स फ्री होगा। और आफ्टर डेट 20,000 रुपये से ऊपर है और आपके एम्प्लॉयर ने आपको 20,000 से ज़्यादा का लोन दिया है, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल होगा और जो इंटरेस्ट रेट होगी वो SBI की इंटरेस्ट रेट फॉलो होगी। नेक्स्ट, आयकर नियम 3A में उल्लेखित बीमारी के इलाज के लिए। यदि आपने किसी बीमारी, ऐसी दुर्लभ बीमारी है जिसके लिए आपने कोई लोन लिया है, तो वो भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, टैक्स फ्री हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, परक्यूसाइड्स का नियोक्ता द्वारा संचालित शिक्षा संस्थान में कर्मचारी के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की सुविधा। आपने देखा होगा भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था अलाउंसेंस। यदि चिल्ड्रन एजुकेशन है, चाइल्ड एजुकेशन और चाइल्ड एजुकेशन के अंतर्गत 100 पर मंथ पर चाइल्ड के हिसाब से आपको टैक्स फ्री बताई गई थी अलाउंसेस। और सेकेंडरी जो हॉस्टल की फैसिलिटीज़ है वो 300 रुपये पर मंथ थी। बट यदि आपके एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बच्चों को ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं जो उनकी खुद की एजुकेशन संस्थाएं हैं, स्कूलेज हैं या कॉलेज है, तो देन ऐसी दशा वो टैक्स फ्री होंगे। कंप्यूटर्स और लैपटॉप की निजी सुविधा भी हमारे लिए क्या होगी, टैक्स फ्री होगी। कंप्यूटर और लैपटॉप की सुविधा भी टैक्स फ्री होगी। यात्रा व्यय में कोई सहायता राशि देती है वो भी टैक्स फ्री होंगे। विदेश में दी गई सुविधाएं भी टैक्स फ्री होगी। नॉन मॉनेटरी परक्यूसाइड्स प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, जिस पर ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं, तो गैर मौद्रिक अनुलाभों पर नियोक्ता द्वारा किया गया कर। घर से कार्यालय आने जाने के लिए वाहन की सुविधा।
टेलीफोन फ़ोन की सुविधाएं, रिफ्रेशर कोर्स और प्रशिक्षण की सुविधाएं, ये सारे की सारी सुविधाएं क्या होगी, कर मुक्त, ट्रीटमेंट टैक्स फ्री होगी। कार्यालय के काम के लिए पत्रिका और जर्नल की सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं निर्धारित नियमों के अनुसार, कर्मचारियों की सामूहिक बीमा योजना में नियोक्ता का अनुसार, नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के संबंध में ली गई दुर्घटना बीमा पॉलिसी प्रीमियम, कुछ संपत्तियों का 10 वर्ष तक उपयोग के बाद हस्तांतरण कर देना, नाश्ते और भोजन की सुविधा, परंतु भोजन की सुविधा 50 रुपये प्रति माह तक ही कर मुक्त है। यदि आपको 100 रुपये पर डे आपके एम्प्लॉयर की तरफ से आपको मिलते हैं, लेकिन बट आपको 50 रुपये पर टैक्स देना होगा, 50 रुपये आपके लिए क्या हो जाएंगे, टैक्स फ्री हो जाएंगे। नेक्स्ट, नियोक्ता के वाहन में मुफ्त यात्रा की सुविधा, परंतु यह सुविधा केवल रेलवे और एयरलाइन के कर्मचारियों के लिए ही कर मुक्त है। यदि अदर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाता है तो वो परक्यूसाइड टैक्सेबल परक्यूसाइड्स होगी, नॉन टैक्सेबल नहीं होगी। मनोरंजन की सुविधाएं सभी कर्मचारियों को देने पर, हेल्थ क्लब, स्पोर्ट्स, ऐसी ही अन्य सुविधाएं, यदि ऐसी सुविधाएं सभी कर्मचारियों को समान रूप से उपलब्ध कराई जाती हैं। उपहार गिफ्ट, वस्तु में दिया गया उपहार अधिकतम 5,000 रुपये तक क्या होगा, कर मुक्त। इट मीन सैलरी हेड के अंतर्गत यदि कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को 5,000 तक कोई गिफ्ट या प्राइजेस देता है तो वो कर मुक्त है। बट आपने पढ़ा होगा IAS के अंतर्गत ये लिमिटेशंस, यदि आपके रिश्तेदारों से या किसी से भी 50,000 रुपये तक कोई गिफ्ट रिसीव होते हैं तो वो टैक्स फ्री होते हैं। अब एक्सिस 50,000 अमाउंट क्या होती है, टैक्सेबल होती है। ये ध्यान रखना, सैलरी हेड के अंदर 50,000 नहीं है, सैलरी हेड के अंदर एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय 5,000 तक जो गिफ्ट है वो टैक्स फ्री होते हैं। नेक्स्ट, अभी तक हमने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि सभी कर्मचारियों के लिए कर मुक्त परक्यूसाइड, टैक्स फ्री परक्यूसाइड्स थे टू ऑल एम्प्लॉयज। बट यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं टैक्सेबल परक्यूसाइड्स टू ऑल एम्प्लॉयज। फर्स्ट, सरकारी कर्मचारी है, यदि आपने रहने की सुविधाएं दी है, किनको, सरकारी कर्मचारियों को रहने की सुविधाएं दी गई है, तो ऐसी दशा में सरकार के नियमानुसार ही इनको टैक्सेबल देना होगा। बट अन्य कर्मचारी जैसे प्राइवेट है तो नियोक्ता का मकान होने पर वेतन का 15%, नियोक्ता इट मीन्स एम्प्लॉयर, ये मकान किसका है, एम्प्लॉयर का है। यदि आबादी 25 लाख से अधिक है तो वेतन का 10%, यदि आबादी 10 लाख से अधिक पर 25 लाख से अधिक नहीं है तो आपको 15% और अन्य स्थानों पर 7.5%। इट मीन्स ये ध्यान रखना आप, यदि आपकी टोटल पॉपुलेशन जहाँ पे आपको होम फैसिलिटीज या एकोमोडेशन सर्विसेज दी गई है, मकान रहने की सुविधाएं दी गई है, तो वहाँ पर यदि पॉपुलेशन 25 लाख से एक्सेस है तो देन आपको 15% देना है। यदि 10 लाख टू 25 लाख है तो तब आपको 10% पे करना है, और यदि आपको लेस देन 10 लाख है तो देन 7.5% की फैसिलिटीज आपको टैक्सेबल हो जाएगी। किराए से लेकर दे किराया या वेतन का 15% जो भी होगा वो आपके लिए जो भी कम हो। रियायती दर पर मकान की सुविधाओं का मूल्यांकन उपरोक्त फर्स्ट के अनुसार कर दिया जाएगा। कर्मचारी द्वारा दिया गया किराया, ये भी दोनों में से जो भी कम होगा वो टैक्स फ्री हो जाएगा। कर्मचारी के दायित्व को वास्तविक भुगतान की गई कोई भी कर योग्य कोई राशि है तो ऐसी दशा में वो टैक्सेबल होगी। जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान, वास्तविक भुगतान की गई राशि कर योग्य होती है। निःशुल्क रियायती दर पर दी गई निर्दिष्ट प्रतिभूति स्वेट इक्विटी शेयर, विकल्प के प्रयोग की तिथि का उचित बाजार मूल्य, कर्मचारी से वसूल की गई राशि, इट मीन्स दोनों का डिफरेंस लिया जाएगा। यहाँ पर क्या लिया जाएगा, डिफरेंस लिया जाएगा। अनुमोदित अधिवार्षिकी कोष में नियोक्ता का अंशदान गत वर्ष में जितनी राशि 1.5 लाख रुपए से अधिक हो, बिना ब्याज के ऋण की दर विशिष्ट बीमारी की दशा में 20,000 रुपये तक शून्य, स्टेट बैंक द्वारा ली जाने वाली ब्याज की दरों के अनुसार। चल संपत्ति, यदि कोई एसेट्स एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को यूज करने के लिए देता है तो उसकी कॉस्ट का 10% कॉस्ट हमारे को क्या करनी होगी, ऐड करनी होगी अकोमोडेशन के रूप में। चल संपत्ति का हस्तांतरण, यदि कोई एसेट्स ट्रांसफर की गई है तो उसका जो रिटर्न डाउन वैल्यू उसमें से वसूली गई राशि ट्रांसफर लेस करने के बाद, कंप्यूटर है तो हमारे को रिटर्न डाउन 50%, कार है तो 20%, अन्य कोई अदर थिंग्स है तो वो 10% के हिसाब से टैक्सेबल होगी। छुट्टी मनाने के लिए जाने पर नियोक्ता की जो भी खर्चे होंगे, जो भी एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को दे रखी फैसिलिटीज़, वो निःशुल्क भोजन की सुविधा 50 रुपये तक टैक्स फ्री है।
उपहार 5,000 रुपये तक है। क्रेडिट कार्ड की सुविधा, नियोक्ता द्वारा भुगतान की गई राशि जो भी है। क्लब के व्ययों की भुगतान की गई है। अन्य अनुलाभ, कर मुक्त अनुलाभ एवं विशेष कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभों के अलावा। इट मीन टैक्स फ्री परक्यूसाइट्स तो वैसे टैक्स फ्री है, बट यदि कोई स्पेसिफिक एम्प्लॉय है जिसकी टोटली सैलरी 50,000 से अबव जाती है पर मंथ में, तो ऐसी दशा में उसको कोई परक्यूसाइट प्राइस देती है तो एम्प्लॉयर की कॉस्ट प्लस एम्प्लॉय से वसूल की गई राशि, दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा या एक्सेस अमाउंट होगी उसको टैक्सेबल कर लेंगे। अब आता है हमारे पास विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनु। मोटर कार की सुविधा, पीछे दी गई टेबल, ये टेबल के बारे में जो डिस्कशन है वो आपसे बाद में करूँगा कि मोटर कार की सुविधा के लिए हमें कौन सी अमाउंट टैक्स फ्री होती है और कौन सी टैक्सेबल होती है, कब हमारे को ड्राइवर अवेलेबल है, कौन सी हमारी गाड़ी यदि खुद की है 1600 सीसी से ज़्यादा है या 1600 सीसी से कम है। यातायात की सुविधाएं दी गई तो भुगतान की गई राशि टैक्सेबल होगी। घरेलू नौकर चौकीदार है तो वास्तविक व्यय की राशि होगी। गैस बिजली है तो वास्तविक व्यय की राशि। शिक्षा की सुविधा, वैसी ही संस्थाओं में मूल्य। नेक्स्ट 4th पॉइंट, अभी तक आपने जो रिवाइज किया है मैं आपको बता दूं कि पहले हमने पढ़ा था सभी कर्मचारियों के लिए कर मुक्त परक्यूसाइट, सेकंड नंबर पर हमने पढ़ा था कर्मचारियों के लिए रहने या आवास की सुविधा, थर्ड नंबर पर सभी कर्मचारियों के लिए टैक्सेबल। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रेजुटी, जिसके लिए हम बात करेंगे। ग्रेजुटी जो है वो टैक्सेबल कब होगी, तो सरकारी कर्मचारी जो भी हैं उनके लिए तो हमेशा कितनी भी ग्रेजुटी रिसीव हो टैक्स फ्री होगी, बट प्राइवेट कर्मचारी की दशा में ग्रेजुटी की कैलकुलेशन दो प्रकार से की जाएगी, जब ग्रेजुटी एक्ट 1972 फॉलो होता हो या नहीं होता हो। तो ऐसी दशा में तीन बातें ध्यान रखें आप, एक्चुअल ग्रेजुटी अमाउंट रिसीव्ड, नंबर ऑफ सर्विस ईयर्स, मल्टीपल 15/26, मल्टीपल मंथली सैलरी और 20 लाख रुपीज, विच यूर इज अ लोअर। इन तीनों में से जो भी कम होगा वो हमारे लिए टैक्स फ्री होगा और एक्सेस मनी हमारे लिए क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। इस चीज़ को ध्यान रखें आप कि ग्रेजुटी की कैलकुलेशन करते समय जो एक्चुअल ग्रेजुटी रिसीव हुई है प्लस नंबर ऑफ सर्विसेज ईयर, मल्टीपल 15/26, मल्टीपल मंथली प्रीवियस ईयर मंथली सैलरी या प्रीवियस मंथ कर लें आप इसे, जो भी होगी, और 20 लाख रुपए तक टैक्स भी हो जाएगा। एडिशनल जब आपके लिए 1972 फॉलो नहीं होता है तब आपको एक्चुअल अमाउंट जो रिसीव हुई है वो नंबर ऑफ सर्विस ईयर और यहाँ 1/2 लेना है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि जब ग्रेजुटी एक्ट फॉलो होता है तब 15/26 लेना है, अन्यथा आपको 1/2 लेना है और मासिक औसत मासिक वेतन 10 मंथ की एवरेज सैलरी लेनी है और 20 लाख रुपये, जो भी तीनों में से कम होगा वो टैक्स फ्री हो जाएगा। नेक्स्ट पेंशन, यदि कोई पेंशन आपको प्रति माह मिलती है तब तो संपूर्ण राशि क्या हो जाएगी आपके लिए, टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन सर यदि कोई लमसम अमाउंट विड्रॉ कर ले पेंशन के रूप में तो वो क्या होगा, तो सरकारी कर्मचारी की दशा में तो कर मुक्त है। अन्य कर्मचारियों के लिए दो कंडीशंस होगी, यदि पेंशन के साथ ग्रेजुटी नहीं मिली हो और पेंशन के साथ ग्रेजुटी मिली हो। तो ये ध्यान रखिए जब ग्रेजुटी नहीं मिली है, ग्रेजुटी नहीं मिली है तो ऐसी कंडीशन में स्वीकृत पूरी पेंशन की एक मुश्त राशि का 1/2 भाग क्या हो जाएगा, कर मुक्त हो जाएगा और शेष भाग क्या कहलाएगा, कर योग्य कहलाएगा। इट मीन्स याद करने का तरीका यह है, पेंशन के साथ ग्रेजुटी नहीं मिली तो आपके पास जब एक्सेस अमाउंट नहीं आई है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट को गवर्नमेंट क्या चाहेगी, टैक्स फ्री करी जाए, क्योंकि आपने ग्रेजुटी तो रिसीव करी नहीं। तो पेंशन जब मिलती है और पेंशन के साथ ग्रेजुटी नहीं मिलती तो 1/2, इट मीन्स हाफ अमाउंट क्या होगी, टैक्स फ्री हो जाएगी और हाफ अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी। बट पेंशन भी मिली है और ग्रेजुटी भी रिसीव हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में यदि आप उसको लमसम अमाउंट रिसीव करना चाहते हो, मतलब एक साथ पूरी अमाउंट को एक मुश्त में लेना चाहते हो, तो ऐसे 1/3 अमाउंट आपकी टैक्स फ्री होगी और 2/3 अमाउंट आपकी, इस चीज़ को ध्यान रखना 2/3 नहीं लिखा हुआ है, 2/3 अमाउंट आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। तो पहले वाले में क्या था 1/2 और नेक्स्ट वाले में 2/3 टैक्सेबल है, तो 1/3 नॉन टैक्सेबल होगी। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें आप। अवकाश समर्पण पर प्राप्त राशि, सेवा काल के दौरान मिलने वाली संपूर्ण राशि क्या कहलाएगी, कर योग्य। सेवानिवृत्ति के समय सरकारी कर्मचारी के लिए तो ये राशि क्या हो जाती है, कर मुक्त हो जाती है। और अन्य कर्मचारी की दशा में दी हुई 4 राशियों में सबसे कम वाली, अब यहाँ 4 पोजीशंस देखनी। पहले तो एक्चुअल पेमेंट जो रिसीव हुआ है लीव अलाउंसेंस का,
सेकंड 10 मंथ का एवरेज सैलरी। बकाया अर्जित अवकाश का औसत वेतन 1 वर्ष की सेवा के बदले में 30 दिन के साथ, जैसे मान लो आपने 15 साल सर्विसेज कर ली तो 1 साल के बदले में यदि 30 दिन की सैलरी मिलती है तो 15 साल की एवज में आपको कितनी मिल जाएगी? 450 डेज की सैलरी आपको मिलेगी, 450 डेज की। और मैक्सिमम कितनी डिडक्शन है? 3 लाख। ये चीज़ ध्यान रखें आप, पेंशन में ऐसी कोई मैक्सिमम अमाउंट नहीं थी, ग्रेजुएटी में आपको 20 लाख की मैक्सिमम अमाउंट दे रखी है और लीव सैलरी के अंदर आपको मैक्सिमम अमाउंट 3 लाख दे रखी है। तो आप ये ध्यान रखें, एक्चुअल रेशियो 10 मंथ एवरेज और आउटस्टैंडिंग लीव सैलरी और मैक्सिमम 3 लाख रुपीज़। नेक्स्ट रिट्रिचमेंट की कंडीशन होने, रिट्रिचमेंट में कर्मचारी को कंपनी द्वारा निकाल दिया गया है, तो ऐसी दशा में रिट्रिचमेंट करा है, ध्यान रख लेना 5 लाख की लिमिटेशंस फॉलो होगी। पहले तो ये याद रखें क्योंकि एमसीक्यूज क्वेश्चन ज़्यादातर ये बनते हैं एग्जाम में। यदि आप जूनियर अकाउंटेंट या एनीथिंग अदर कोई भी कॉमर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये मेन अमाउंट ध्यान रखें। नेक्स्ट सेवा के वर्ष, अभी पता था आपको, नंबर ऑफ सर्विस ईयर तो हम बात ही कर रहे हैं, मल्टीपल 15। सर ये 15 क्या है? मतलब इट मीन्स यहाँ पे 15 डेज का पेमेंट दिया जाएगा 1 ईयर के अकॉर्डिंग, 1 साल की सर्विस के बदले। और औसत दैनिक वेतन इट मीन्स पर डे जो सैलरी होती है आपकी वो। तो ये ध्यान रखें, रिट्रिचमेंट की कंडीशन में पर डे के हिसाब से चलेंगे तो 15 दिन का तो पेमेंट होगा एनुअली सर्विसेज के हिसाब से, तो नंबर ऑफ ईयर जो सर्विसेज से हो गए होंगे वो, और प्राप्त राशि जो भी तीनों में से कम हो। नेक्स्ट यात्रा व्यय में सहायता। 4 वर्षों के समूह 86, 89, 1993, 94, 97, 98, 2001, 2002 और 2005, 2006, 2009, 10, 13, 14, 17 और 18, 21 में 2 बार कर मुक्त की गई है। तीसरी बार संपूर्ण राशि कर योग्य हो जाएगी। 2 बार में भी यदि नियोक्ता वातानुकूलित प्रथम श्रेणी के किराए की राशि ज़्यादा भुगतान करेगा तो भी सकता। इट मीन यह कहा गया है यदि कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को ट्रैवलिंग अलाउंसेस रिसीव करवाता है, इनमें पे करता है, तो ऐसी कंडीशंस में 3 टाइम्स संपूर्ण राशि क्या होगी? तीसरी बार संपूर्ण राशि कर योग्य। इट मीन्स फर्स्ट टाइम, इट मीन्स एनुअली यदि आप 2 बार आपके एम्प्लॉयर आपको ट्रिप पे भेजते हो घूमने फिरने के हिसाब से, और तीसरी बार आप खुद चले जाते हो कंपनी के, तो तीसरी बार तो आपको टैक्स पे करना ही करना है। और यदि ये भी कहा गया 2 बार में यदि आपने फर्स्ट ग्रेड मतलब क्या रहेगा, फर्स्ट एसी का टिकट ले रखा, चाहे आपने एयरप्लेन से करी हो या आप ट्रेन से गए हो या बाय बस गए हो, मतलब फर्स्ट जो हायर लेवल का टिकट होगा उस हिसाब को डिडक्शन मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। यदि आपने उससे ज़्यादा एक्सपेंसेस कर दिए तो देन इसके लिए आपको टैक्स पे करना होगा। नेक्स्ट भविष्य निधि, इट मीन्स प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड जो होता है वो नियोक्ता का अंशदान है, वेतन के 12% से अधिक टैक्सेबल हो जाएगा। इट मीन्स द टोटली जो आपकी बेसिक सैलरी है उस सैलरी का 12% आपको पीएफ पे करना होता है। यदि आप उससे एक्सेस अमाउंट पीएफ के रूप में पे करते हो तो देन को टैक्स पे करना है। और इंटरेस्ट यदि 9.5% से एक्सेस है तो देन आपको टैक्स पे करना है। और यदि 31 मिली 5 वर्ष सेवा करने पर ये क्या हो जाती है, कर्म। यदि आपने 5 ईयर सर्विसेज प्रोवाइड करवा दी और आफ्टर डेट आप पीएफ रिसीव करते हो तो वो पीएफ क्या हो जाएगा, टैक्स फ्री हो जाएगा। इट मीन्स कितने साल बाद, 5 साल बाद। ये अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की राशि है तो स्वयं के अंशदान और उसके ब्याज को छोड़कर, स्वयं के अंदर उसके ब्याज को छोड़ शेष राशि क्या हो जाएगी, कर योग्य। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मेरी सैलरी क्या हो चुकी है, डिडक्ट होकर पीएफ के रूप में पहले ही टैक्सेबल हो चुकी है। तो देन गवर्नमेंट ये कहती है कि आपने यदि अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में यदि अंशदान दिया है तो आपकी सैलरी और इंटरेस्ट छोड़कर बाकी सबको टैक्सेबल कर लेगा। वेतन की सकल आय में से कटौती। वेतन की सकल आय में से कटौती इट मीन द स्टैंडर्ड डिडक्शन। जिस तरह से आपने देखा होगा 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन देते हैं हम हमारी नेट एनुअल वैल्यू हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में। आपने हाउस प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम जब हम निकाल लेते हैं तो उसमें 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाती है। उसी तरह से सैलरी हेड में भी इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये कहता है कि आपकी सैलरी 50,000 से कम है तो कम तक, और 50,000 से ज़्यादा है तो 50,000 रुपये तक की तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाएगी। तो वेतन शीर्षक की सकल आय अथवा 50,000 रुपये दोनों में से जो भी कम उसकी डिडक्शन दे दी जाएगी। नेक्स्ट मनोरंजन भत्ते के संबंध में, मनोरंजन भत्ते के संबंध में तो आपको ही पता, अभी हमने 3 बातें डिस्कस कर चुके थे। इन्होंने लिख रखा पेज नंबर 106 पर डिस्कस करेंगे, बट मैं बता दूं कि मनोरंजन के बारे में हमने बात करी है शुरू में ही। एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंसेस रिसीव 20% ऑफ सैलरी और 5,000 रुपीज़
विच यूर इज ए लोअर, जो भी तीनों में से कम होगा वो अमाउंट हमारे लिए क्या हो जाएगी, टैक्स फ्री हो जाएगी। और ये आता है प्रोफेशनल टैक्सेस, कर्मचारी द्वारा दी गई संपूर्ण राशि क्या हो जाती है, कटौती योग्य होती है। कर्मचारी का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉय यदि कोई प्रोफेशनल टैक्स देता है तो टैक्स फ्री मानी जाएगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस।